जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ रहे थे और हिंदी भाषा में हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे थे। शब्द विचार में हम लोग विकारी शब्द के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में क्रिया के बारे में अच्छे से बता दिया है, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसको देख लीजिए। आज मित्रों हम लोग अविकारी शब्द के बारे में चलेंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया है, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लिंग वचन स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़े और वो जो शब्द होते हैं उनका आधार न बदले, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए परिभाषा को लिख लिया जाए। ऐसे शब्द जिस पर स्वरूप, लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कमा एक जैसे बने रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अगली हेडिंग क्या होगी? अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से बताया गया था? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, उसके बाद संबंध बोधक के बाद विस्मय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ये 4 रूप होते हैं। चलिए क्रिया विशेषण से शुरू करते हैं, एक एक को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। मित्रों, क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। वैसे क्रिया विशेषण का जो उपभेद है, वो उपभेद है 4 होते हैं: परिमाणवाची, रीतिवाची, स्थानवाची, कालवाची। ठीक, तो एक एक करके इनके उपभेद को देख लेते हैं। उपभेद किसके? क्रिया विशेषण के उपभेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? रीतिवाची, कालवाची, परिमाणवाची और स्थानवाची।
इतना समझ गए आप लोग। रीतिवाची, कालवाची, परिमाणवाची और स्थानवाची। मित्रों, जब रीतिवाची रहेगा तो रीतिवाची को हम लोग कैसे जानेंगे? अगर वाक्य में, शब्द में, क्रिया में मान लीजिए रीतिवाची आया है, रीतिवाची क्रिया विशेषण को पहचानना है, तो वाक्य में हमें क्रिया के साथ कैसे का प्रयोग करना है। जैसे ही कैसे लगा देंगे हमें रीतिवाची क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा। कालवाची में हम लोग क्या करेंगे? कब का लगाएंगे? क्या करेंगे? कब लगाएंगे। परिमाणवाची में क्या करेंगे? कितना लगाएंगे। किसमें? क्रिया में कितना लगाएंगे, परिमाणवाची क्रिया विशेषण पता चल जाएगा। स्थानवाची में क्या करेंगे? कहाँ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप स्थानवाची क्रिया विशेषण को पाना है, क्रिया में कहाँ लगा दीजिए और वहां से आपको मिल जाएगा स्थानवाची क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने क्रिया विशेषण को जान लिया। इसके आगे अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संबंध बोधक। ठीक, अब एक चीज आप लोग कर सकते हैं कि इनको हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों टेट के अकॉर्डिंग। अभी हम इनमें चलें तो रीतिवाची के भी 7 उपभेद होते हैं, कालवाची के 3 उपभेद होते हैं। उसके बाद परिमाणवाची की बात करें तो परिमाणवाची के भी उपभेद होते हैं। स्थानवाची की बात करें तो स्थानवाची के भी उपभेद होते हैं। ठीक, तो ये चीज हम लोगों को टेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, कालवाची, परिमाणवाची, स्थानवाची, ये जितना भी है हमें टेट के अनुसार पढ़ना है। अगर हम ये चलेंगे कि पूरा पढ़ें पीसीएस, आईएएस पीसीएस के अकॉर्डिंग, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, हमें 2-3 दिन क्रिया विशेषण ही पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमें सिलेबस को अपने ध्यान में रखकर उतना ही पढ़ना है। जैसे हमने क्रिया विशेषण को बताया, क्रिया विशेषण के उपभेद 4 बता दिए, कौन कौन? रीतिवाचक, कालवाची, परिमाणवाची, स्थानवाची। अब इसके आगे अगर हमें जानना हो, जैसे रीतिवाचक उपभेद जो होते हैं उनके 7 उपभेद हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे परिमाणवाची है, इसके 5 उपभेद हैं, स्थानवाची 2 उपभेद हैं, कालवाची 3 उपभेद, रीतिवाची 7। तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि उससे कोई मतलब नहीं। जब हम लोग प्रैक्टिस प्रश्नों का करेंगे तो उसमें इन सब को ले लेंगे और वहां पर थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, वे अव्यय जिनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, जिनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, नाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे संबंध बोधक। ठीक है, अब यहां पर लिख दे रहे हैं संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते। अब संबंध बोधक वो होगा जिसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाएगा। यहाँ पे बस हमको ध्यान ये देना है कि जो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, वो वाक्य का दूसरा शब्द, अभी हम उदाहरण देके आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अनुकूल है, अनुकूल, अनुसार। अब देखिए ये क्या है? संज्ञा है। आसपास, आगे की ओर, आसपास। अब इन पर किसी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ही पर नहीं पड़ रहा है, और ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं वो संबंध बोधक होते हैं। इनका बस ये देखना होता है कि संबंध क्या चल रहा है, इन वाक्य में संबंध क्या चल रहा है, उन संबंधों को ही हमें देखना होता है। उदाहरण, जैसे हमने लिखा रमा रात भर पढ़ती है। अब आप देखिए, अब रात भर क्या है? रात भर संबंध बता रहा है।
संबंध बोधक है। पढ़ने के साथ रात रात भर क्या है, संबंध बोधक है ना, संज्ञा। तो यही है आपका अव्यय। रात भर, दिन रात, आसपास, अनुसार, अनुकूल, आजकल, यही सब आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, अब इनको हम अभी ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कैसे कौन सा अव्यय किस में आता है। जैसे ये सब हमने बता दिया है, अब आगे नेक्स्ट करके लिखिए। इतना हो गया, अब नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट लिखिए समुच्चय बोधक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संबंध बोधक वाले जो आपके अव्यय होंगे, अभी मैं ट्रिक में उन्हें लिखाऊंगा, बस इसमें ध्यान ये देना है संज्ञा अथवा सर्वनाम से इनका संबंध हो। अब जैसे यहाँ रात क्या है, रात आपका संज्ञा है और भर क्या है, ये संबंध बोधक के रूप में आया है। तो रात भर दोनों क्या है, एक दूसरे संबंध को रिलेट कर रहे हैं ना। तो बस यही चीज आजकल, अब देखिए आजकल दोनों संबंध कर रहे हैं। तो यही चीज आपको देखना है कि संज्ञा सर्वनाम से इनका संबंध चल रहा हो, संबंध बोधक संबंध के बारे में बताएं बस। ठीक, नेक्स्ट डालिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को, दो से अधिक शब्दों को मिलाने वाले शब्द को, सॉरी अव्यय को, मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते। ये क्या करेंगे, दो शब्द रहेंगे या दो वाक्य रहेंगे, उनको आपस में मिला देंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक। जैसे हमने कहा हंस दूध और पानी, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, अलग कर देता है। अब यहां पर और, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। अब देखिए और ये क्या है, यही आपका हुआ समुच्चय बोधक। ये जोड़ता है, दो वाक्य रहेंगे, दो शब्द रहेंगे, दूध पानी को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये और कर रहा है। तो समुच्चय बोधक कौन हो गया, और हो गया। इसको तो बहुत पकड़ लेंगे अच्छे से, जिसको हम लोग संयोजक कहते हैं वही समुच्चय बोधक है। ठीक, इसको संयोजक भी कहा जाता है, कंजक्शन। ठीक है, तो संयोजक भी इसको कहते हैं, संयोजक या समुच्चय बोधक। ये दो लोगों को, दो शब्दों को, दो वाक्य को आपस में जोड़ देगा, वो आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। इसको तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं अभिकारी शब्दों में विस्म यादि बोधक। विस्म यादि बोधक, याद बोधक। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, जबकि इसमें दिक्कत होने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। विस्मयाद बोधक में क्या है, लिखिए परिभाषा, हर्ष शोक, या तो खुशी होगी या शोक होगा। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द, आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द, करने वाले अव्यय को विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, विस्मयाद बोधक, इसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरजेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक, जैसे हमने उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा अरे, ये चिन्ह जरूर लगता है, ध्यान दीजिएगा। अरे छी, ओह ओह, धिक्कार है, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, धिक्कार है, हाय राम, ऐसे कहते हैं। ये सब क्या है, ये आपका विस्मयाद बोधक है।
अब इसमें हर्ष को सूचना देगा, हर चीज के लिए अलग अलग रहता है। कुछ विस्मयादि बोधक हम लोग बता देते हैं। चलिए कुछ विस्मयादि बोधक के बारे में हम लोग जान जाएं कौन कौन से हैं। जैसे हर्ष के लिए आता है, हर्ष के लिए क्या आएगा? आह, वाह, बहुत खूब, ऐसे आते हैं ना, बहुत खूब। ये आपके किस में चले जाएंगे? शाबाश। जब आप खुश रहेंगे तो ऐसे विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब आपके चले जाते हैं हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक में। शोक में या विषाद में, विषाद जब रहेगा तब कौन सा हो जाएगा? तो विषाद में होते हैं हाय, ओह, आह आदि। हाय, ओह, आह, ये सब जो सूचक है आदि, ये आपके दुख के समय होता है। आश्चर्य के समय क्या होता है? आश्चर्य के समय होता है क्या, ऐ, हैं आदि। क्या, हैं, ऐ आदि, ठीक है। इसी प्रकार आपका तिरस्कार भी होता है, स्वीकार भी होता है। तिरस्कार के समय किन का प्रयोग किया जाता है? जब तिरस्कार कहेंगे तो हम लोग कैसे कहते हैं? दुर, धिक। जैसे कोई कुत्ता बैठा होता है तो कहते हैं दुर, ये क्या है? तिरस्कार कर रहे हैं। छी, कोई मान लीजिए पागल कुत्ता आ गया या उस किसी रोग है तो उसको देख के कैसे करते हैं? छी, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द आपके तिरस्कार रूपी विस्मय बोधक अव्यय में चले जाएंगे। उसके बाद किसी को स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार सूचक क्या है? जी, जी हाँ, हाँ, ऐसे जो हैं ये आपके किसमें चले जाएंगे? स्वीकार बोधक में चले जाएंगे। तो ऐसे विषाद, आश्चर्य, तिरस्कार, स्वीकार, ये जो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक के शब्द हैं। इनको बस आपको समझना होगा। तो मित्रों, जो हमारा अविकारी शब्द के 4 पार्ट थे वो 4 के 4 पार्ट यही हैं। चलिए थोड़ा ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे कौन से शब्द आएंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से पूरा क्लियर कर ले जाएंगे। चलिए एक एक करके ट्रिक्स में देखते हैं अपने ट्रिक्स। हमारे पास क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक। दूसरा क्या है? समुच्चय बोधक। फिर संबंध बोधक, और चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि में कोई डाउट नहीं है। मित्रों, जो क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा तो आप केवल ध्यान दीजिएगा कैसे, कब, कहां, कितना। अगर ये क्रिया में लगाएंगे तो आपको क्रिया विशेषण के बारे में पता चल जाएगा। ये शब्द कैसे, कब, कहां, कितना आपको कहां लगाना है? क्रिया में। जैसे ही आप क्रिया में लगाएंगे आप क्रिया विशेषण के बारे में पता कर ले जाएंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के लिए आपको पता है समुच्चय बोधक जो होता है वो संयोजक होता है, और संयोजक का काम क्या होता है? जोड़ना। ये दो शब्दों को क्या करेगा? जोड़ेगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो कंपाउंड होगा वो समुच्चय बोधक में चला जाएगा। ये कंजक्शन है, समुच्चय का अंग्रेजी में कंजक्शन है, ये जोड़ेगा। जैसे और, या, लेकिन, ये ऐसे शब्द, दो शब्द रहेंगे उनको जोड़ देगा। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तुम आओ या वह आए। देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना, तो ये दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ेगा। वह पढ़ाई करता है लेकिन खेलता नहीं। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय बोधक क्या है? दो शब्द या दो वाक्यों को हमेशा जोड़ेगा, ठीक। संबंध बोधक के लिए जान रहे हैं के पर, में, तक, से, या ना, नैनी, मा, मेमी, ये भी आ जाएगा। संबंध में के, पर, में, तक, से, ना, नैनी, मा, मेमी, इन सब से संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताएगा। के पर
में तक से किस पर संबंध बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताएगा। ठीक है, उदाहरण देखना हो, उदाहरण आप समझ सकते हैं। अभी मैं उदाहरण के तहत, अब विस्मयाद में तो आपको अच्छे से पता है, विस्मयाद में तो अभी हमने बताया। बस इसका चिन्ह देखिए, अरे हाय वाह, ठीक, इसका चिन्ह देख के आप मार देंगे। चलिए मैं एक एक को उदाहरण के तहत आपको समझा दूं। उदाहरण देखिए, जैसे हमें बताना है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण पे हमने कहा कब, कहाँ, कैसे, कितना करना है। मैंने कहा वह धीरे धीरे चलता है, जैसे उदाहरण दिया, वह धीरे धीरे चलता है। अब आप बताइए कैसे, कितना चलता है, कैसे चलता है। देखिए जैसे हमने क्रिया से पूछा कैसे चलता है, तुरंत बता दिया धीरे धीरे चलता है। अब मैं कहूं वह कल आएगा, कब आएगा? वह कल आएगा। अब देखिए कब आएगा, यहां कैसे आ गया, यहां कब आ गया? मैं कहूं वह यहां बैठा है, वह यहां बैठा है, कहां बैठा है? अब देखिए यहां कहां आ गया। फिर मैं कहूं कि वह बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है? वह बहुत अच्छा है। अब यहां पर देखिए आ रहा है ना कितना अच्छा है, तो यहाँ कितना आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्रिया विशेषण आपको पहचानना है तो क्रिया में कैसे, कब, कहाँ, कितना लगाना है। समुच्चय बोधक के लिए दो वाक्यों को जोड़ना और उस पर जो है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना, और या लेकिन, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम खेल रहे हैं। अब आप समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ और क्या कर रहा है? राम और श्याम खेलने के माध्यम से जोड़ रहा है, तुम आओ या वह आए। तो वही चीज है, संबंध बोधक में हमेशा के, पर, में, तक से, इसको याद रखिएगा। यहीं से आपका पूरा अभिकारी शब्द क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में 1 नंबर का नहीं छूटेगा कि छूट जाए। जो थोड़ा बहुत कमी रहेगी, मैं उसको जब प्रश्न का अभ्यास कराऊंगा तो पूरे प्रश्न के अभ्यास को पूरा करूंगा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके सारे अव्यय के बारे में बता डालूंगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।